ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। चलिए, तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले हम ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था पॉलिनोमियल में। सबसे पहली चीज हमने कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, फिर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो एक एक करके हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट और वेरिएबल की अगर हम बात करें तो बताइए कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। सर कॉन्सोनेंट तो नंबर होते हैं और वेरिएबल जो A to Z में अल्फाबेट आते हैं वो। ओके, कांस्टेंट, वेरी गुड। कांस्टेंट का मतलब वो चीज जो कभी बदले ना, है ना, जो फिक्स हो रहे। तो जितने भी हमारे मैथ्स के नंबर हैं, जो भी हमारे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स जो हमने आज तक पढ़े हैं, वो सभी क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, चाहे वो √5 हो, है ना, चाहे वो 2 हो, या 2/5, या -√5, ये सब जितने भी नंबर्स हैं इस तरह के, है ना, चाहे डेसिमल वाला हो 4.5। तो ये सभी नंबर्स जो होते हैं, यानी जितने भी नंबर्स, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इन्हीं नंबर्स को, मतलब जितने भी हमारे मैथ्स में नंबर हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं भाई? वेरिएबल जो बदलते रहे, है ना, जो फिक्स ना हो, जो चेंज होते रहे। जैसे एक्स, एक्स की वैल्यू जो होती है वो हर क्वेश्चन में अलग आती है ना। एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 5 आ रही है, किसी क्वेश्चन में 0 आ रही है, किसी क्वेश्चन में -5, किसी में 2। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है एक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं ए से लेकर जेड तक, है ना, चाहे वो वाई हो, चाहे वो जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, जितने भी ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। बताइए, ये चीज सभी को क्लियर हुई तो चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं? जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। एक बार और बता दो। एक बार और बता देता हूं, जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो, कांस्टेंट का मतलब जो चीज रुकी रहे, जो चीज चेंज ना हो। जैसे हमारे मैथ्स के जो नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। जितने भी हमारे नंबर है, चाहे वो √5 हो, चाहे वो 2/3 हो। क्यों होते हैं भाई? मैंने रीजन बताया था। जैसे 2 है, 2 को आप भी 2 ही बोलोगे, मैं भी 2 ही बोलूंगा, आपके फ्रेंड्स भी 2 बोलेंगे, आपके स्कूल में सब लोग इसको 2 पढ़ेंगे, पूरी दुनिया इसको 2 ही पढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कोई इसको 5 बोलेगा। तो ये फिक्स वैल्यू है, ये एक फिक्स वैल्यू है, इसको सब 2 ही बोलेंगे, ये चेंज नहीं हो सकती। मैंने बोला √5, आप भी इसको √5 पढ़ोगे, पूरी दुनिया इसको √5 ही पढ़ेगी। तो ये भी एक फिक्स वैल्यू है, ये भी चेंज नहीं हो सकती। जो फिक्स वैल्यूज होती हैं, जो चेंज ना होती हो, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो जितने भी हमारे मैथ्स में नंबर है वो सब क्या है? कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद बात आती है वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? जो फिक्स ना हो। जैसे A to Z, जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं इन सबको हम वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आपने मैथ्स में जब क्वेश्चंस किए होंगे आपने खुद देखा होगा कि एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में कुछ आ रही है, फिर दूसरे क्वेश्चन में कुछ और आ गई, फिर तीसरे क्वेश्चन में कुछ और आ गई। तो ये चेंज होती जा रही है एक्स की वैल्यू। जैसा क्वेश्चन वैसी वैल्यू, है ना। वाई, अगर वाई में क्वेश्चन है तो वाई की वैल्यू किसी क्वेश्चन में कुछ आ रही है, किसी में कुछ और आ रही है, किसी में कुछ और आ रही है, चेंज होती जा रही है। तो जो चीजें चेंज होती रहती है वो हमारी वेरिएबल होते हैं। और ए से लेकर जेड तक के जो नंबर्स हमारी बुक में लिखे हैं ना, आपकी बुक में जो A to Z जो भी नंबर्स बोल रहा हूँ, अल्फाबेट्स, आपकी बुक में जो A to Z जितने भी अल्फाबेट्स लिखे हैं उन सबको आप क्या पढ़ोगे? वेरिएबल पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर हुई सभी को ये चीजें? उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? नंबर, कॉन्सोनेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन। कांस्टेंट, वेरिएबल ऑपरेशंस। और ऑपरेशंस। ठीक है, इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता था? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x + 7, तो इसमें देखो कांस्टेंट भी है 2 और 7, इसमें वेरिएबल भी है x, और इसमें ऑपरेशन भी है प्लस और मल्टीप्लाई का। तो ये क्या है? मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है।
ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन तीनों चीजों से मिलकर बनता है। मैंने लिखा 3x माइनस 5, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें देखो कांस्टेंट है 3 और 5, इसमें देखो वेरिएबल है x, और इसमें ऑपरेशन कौन सा है, माइनस और मल्टीप्लाई का, तो ये भी एक कांस्टेंट, सॉरी, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, फिर हमने जो लास्ट में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था टर्म्स क्या होती है। तो अगर मैं कोई यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दूं 3x² माइनस 7x प्लस 4, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं बताइए? सर प्लस माइनस का साइन जो टर्म्स को अलग कर देता है उसे कहते हैं टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नहीं, मैंने ये बताया था कि जो टर्म्स होती हैं, टर्म्स किससे अलग होती हैं, प्लस और माइनस से अलग होती हैं। प्लस एल्जेब्रिक माइनस के एक्सप्रेशन साथ। अलग चीज है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अलग चीज है। इसमें नो हमने, सर, मैंने बोला टर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अपना माइक बंद कर लो, मैंने सुन लिया। ओके, तो इसमें जो टर्म्स हैं वो कितनी टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं इसमें, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जो मेरा माइनस है, जो मेरा प्लस है, ये दोनों सिर्फ टर्म्स को अलग अलग काउंट करते हैं या सेपरेट करते हैं। जैसे ये माइनस इन दोनों को अलग अलग करेगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ऐसा ले लूं, XYZ, तो इसमें कितनी टर्म है? चैट में बताइए सभी लोग, माइक बंद रखो, चैट में बताओ, सबका आंसर चाहिए मुझे। इसमें कितनी टर्म है XYZ में? एक है ना? क्यों है एक? जीरो, जीरो कैसे हो गई भाई? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस कुछ नहीं है, तो मैं इस पूरे को एक टर्म बोलूंगा, ये एक टर्म है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता x प्लस वाई प्लस जेड, अब देखो इसमें प्लस आ गया, तो अब ये जो प्लस है इनको अलग अलग कर देगा, तो ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, अब इसमें 3 टर्म। ठीक है, तो टर्म्स को अलग अलग जो करता है वो कौन करता है? प्लस या माइनस अलग करता है। यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ नहीं था XYZ में, तो इसलिए हमने इसको पूरा एक टर्म बोला। यहाँ पर प्लस आ गया तो इसलिए हमने इनको अलग अलग बोला। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ठीक है, अगर मैं लिख दूं 4x गुणा y गुणा z, कितनी टर्म है इसमें बताइए? 4x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय z, इसमें कितनी टर्म है? 3 नहीं है। मैंने क्या बोला? प्लस या माइनस अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पर कोई प्लस या माइनस नहीं है, एक ही टर्म है ये पूरी। ठीक है, इसमें प्लस और माइनस कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, तो मैं इस पूरे को क्या बोलूंगा? एक टर्म बोलूंगा, तो इसमें एक टर्म है। ठीक है, मैंने लिखा 4x डिवाइडेड बाय y, इसमें कितनी टर्म है? इसमें कितनी टर्म है बताइए? इसमें भी प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो मैं इस पूरे को क्या बोलूंगा? एक टर्म बोलूंगा। ठीक है, मैंने लिखा 3x² माइनस 4 × y प्लस 4x डिवाइडेड बाय 7, इसमें कितनी टर्म है? इसमें कितनी टर्म है बताइए? दो, चेक करो, दोबारा काउंट करो, 3, यस, 3 3 3, वेरी गुड, 3 है ना? देखो ध्यान से, एक माइनस तो यहां पर है, सिर्फ प्लस और माइनस देखो, एक माइनस तो यहां पर है और एक प्लस यहां पर है, बस। अब गिन लो, तो ये माइनस और प्लस जो है अलग अलग करते हैं, तो इस माइनस ने इसको पूरे को एक बना दिया, ये दूसरी टर्म हो गई और ये तीसरी हो गई। तो कितनी टर्म है इसमें? 3 टर्म। तो टर्म को अलग अलग जब हम गिनते हैं, सिर्फ एक कंडीशन में गिनते हैं, जब माइनस और प्लस लगाओ। बताइए, अब क्लियर हो गया है सभी को यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछ लो, माइक ऑन करके। कोई डाउट है किसी का तो पूछ लीजिए। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। एक क्वेश्चन, चलो इसमें बता दो, 4 × x² माइनस 5 × yz प्लस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 5xyz, इसमें कितनी टर्म है? इसमें कितनी टर्म्स हैं? 4। 4, ओके, वेरी गुड। भाई देखो, सबसे आसान तरीका गिनने का, माइनस और प्लस को अलग कर लो, पहले ये माइनस है उस पर सर्कल कर लो,
ये प्लस है और एक माइनस ये रहा। अब आप आसानी से काउंट कर सकते हो, इस माइनस से पहले पहली टर्म, फिर इस माइनस के बाद दूसरी टर्म, फिर इस प्लस के बाद ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। आसानी से गिन सकते हो, प्लस और माइनस को सर्कल करके हमने गिन ली, तो इसमें कितनी टर्म है, 4 टर्म। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। चलो, तो ये आपका लास्ट क्लास का पोल रिजल्ट। लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे उनके नाम हैं, वीरू नाम से हैं, सोनाली हैं, पिंकी हैं, एंड इनका नाम नेहा, सलोनी, वंदना, नहीं नंदिनी, सॉरी नंदिनी, हिना, बुदली, कैफी और मानसी। इन बच्चों ने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। ओके, अब जिनके 6 में से 5 सही हैं उनके नाम हैं, साहिमा खातून नाम से हैं, और आशु हैं, और नवीन कुमार नाम से। ठीक है, तो इन बच्चों ने, यस, इन बच्चों ने लास्ट क्लास में सभी मतलब जो ग्रीन में है उन्होंने सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, और जो येलो में है उन्होंने 6 में से 5 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो बताओ क्या होती हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स, कोई बताएगा मुझे? समान है, समान। सर हाँ जी, वो जिनका वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल सेम है। ओके, वेरिएबल्स लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनकी वेरिएबल्स और जो उनकी पावर्स होती है, एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, वो ओके, सेम है। और ओके, अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिसकी वेरिएबल्स कई बार सेम होते हैं और एक्सपोनेंट्स अलग होते हैं, उसे बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। ओके, चलो देखते हैं। देखिए, लाइक टर्म्स का मतलब होता है जिनके वेरिएबल और वेरिएबल के एक्सपोनेंट सेम, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल क्या हो, सेम हो। जैसे जैसे मैंने लिखा 4x² YZ और -5x² YZ। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें वेरिएबल क्या है, इन दोनों में वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल क्या है, x y और z। इसमें वेरिएबल क्या है, x y और z। दोनों टर्म्स में वेरिएबल x y और z है। ठीक है, इसमें x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 2। इसमें y का एक्सपोनेंट क्या है, 1। इसमें z का एक्सपोनेंट क्या है, 1। इसमें x का एक्सपोनेंट क्या है, 2। y का क्या है, 1 और z का 1। ये दोनों सेम चीज ही तो लिखी है ना भाई। वेरिएबल भी सेम है एक्स वाई जेड, और जो उनका एक्सपोनेंट है 2 1 1 2 1 1। एक्स का 2 है, इसमें भी एक्स का 2 है, इसमें भी एक्स का 2 है। इसमें वाई का 1 है, इसमें भी वाई का 1 है। इसमें जेड का 1 है, इसमें भी जेड का 1 है। तो जिन टर्म्स में वेरिएबल और उनके एक्सपोनेंट सेम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। ठीक है, याद आ गया सभी को, ये लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, तो लाइक टर्म्स क्या होती है, if the exponent of same variables are also equal then they are called like terms. For example, जैसे यहां पर देखो 5y² और 7y²। ठीक है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वेरिएबल क्या है, y। इसका भी वेरिएबल y है और इसमें भी वेरिएबल y है। अब y का एक्सपोनेंट देखो कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ये दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, इसमें बताओ क्या ये लाइक टर्म्स हैं, क्या ये लाइक टर्म्स हैं, बताइए। नो सर। नहीं है, सभी लोग बताएं भाई। नो सर। नो सर, नहीं है। नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें देखो, अगर आप इसमें ध्यान से देखो, जो वेरिएबल हैं, जो वेरिएबल हैं वो क्या है, एक्स। वो तो ठीक है, वेरिएबल दोनों में एक्स है, लेकिन जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो कितना है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। 2 और 3, तो ये जो एक्सपोनेंट है ये तो अलग है ना, एक्सपोनेंट क्या है, अलग है। और अगर एक्सपोनेंट अलग है तो इनको मैं क्या बोलूंगा, अनलाइक टर्म्स।
ठीक है, इनको मैं क्या बोलूंगा, अनलाइक टर्म्स। ठीक है, इसके बारे में बताइए, ये लाइक है या अनलाइक है? लाइक है, Unlike. अनलाइक। वेरी गुड, सभी लोग बताइए भाई, चैट बॉक्स में बताएं, लाइक है या अनलाइक। आपको क्या चेक करना है, देखो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये जो नंबर है या ये जो कांस्टेंट है ये कुछ भी हो सकता है, इससे कुछ मैटर नहीं करता। हमें सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल और उसके एक्सपोनेंट को। तो देखो इसमें भी वेरिएबल एक्स कॉमा वाई है, अच्छी बात है, एक्स कॉमा वाई है। इसमें भी वेरिएबल एक्स कॉमा वाई है, ओके चलो। अब आप एक्स का यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पर एक्स का एक्सपोनेंट 1 है, तो ये तो यही गलत हो गया, मतलब यही गलत नहीं हो गया, यही डिफरेंट हो गया, है ना। जो एक्सपोनेंट है वो डिफरेंट हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो जब ये डिफरेंट है तो ये लाइक नहीं है, ये क्या है, अनलाइक। ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। इस तरीके से हमें पहचानना, आप ऐसे अलग साइड में लिखकर इनको देख सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो। ओके, तो ये भी हमारी अनलाइक टर्म्स हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले लाइक टर्म्स बताइए कौन कौन सी हैं। पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी टर्म ये है। बताइए लाइक कौन कौन सी है। सर x का स्क्वायर और 5x स्क्वायर तो लाइक टर्म है। और -2xy और प्लस में 9y(x), ये अनलाइक। ये अनलाइक कैसे हैं बताओ जरा। -2y(x) और 9, सॉरी -2xy, ये अनलाइक कैसे हो गई? सर इसमें 4 टर्म्स सारे ये लाइक टर्म्स हैं। सारी ही लाइक है ना। एक तो पहली और तीसरी लाइक है, क्यों है, क्योंकि देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें x की जो पावर है वो 3 है, इसमें भी x की पावर 3 है, तो ये लाइक हो गई। पहली तो हो गई लाइक टर्म्स हमारी x³ और 5x³। अब आप इन दोनों को देखो, सेकंड और फोर्थ को, ये भी तो लाइक है, क्यों, क्योंकि, हेलो नंदिनी गुड इवनिंग, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो x और y है, इसमें भी वेरिएबल x और y है, दोनों में x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें y की पावर 1 है, इसमें भी y की पावर 1 है, तो ये भी तो लाइक टर्म्स हो गई, है ना। ये आगे पीछे लिखी है वो बात अलग है, लेकिन हमें तो अपने जो कॉन्सेप्ट है उस पर रहना है ना। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वेरिएबल एक जैसे हो और जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो भी एक जैसा हो, तो दोनों चीजें एक जैसी है, तो ये भी हमारी लाइक टर्म्स होगी। कौन कौन सी, -2xy, 9y(x), ये भी लाइक टर्म्स। क्लियर हुआ? ठीक है, तो x³ इसके लाइक है और सेकंड वाले इसके लाइक है। बताइए कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसमें बताइए, इसमें लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, बताइए। क्यूब और एक ए क्यूब है। 2a3 और a3। सर 2a3 और एक तो a3। एक तो ये वाली है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, क्योंकि इन दोनों में a आ रहा है, ठीक है, वेरिएबल a है और a का जो एक्सपोनेंट है 3 है। वेरी गुड, तो पहली तो ये हो गई 2a³ कॉमा a³। और बताइए और कौन सी है। सर 3a² बी और 2ba²। वेरी गुड। अच्छा, सेकंड और फोर्थ। सर एक तो -3, थर्ड है और एक 6। पहले सेकंड और फोर्थ को देख लेते हैं। -3a² और 2ba²। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी a और b आ रहे हैं, इसमें भी a और b आ रहे हैं, इसमें भी a और b आ रहे हैं। इसमें a की पावर 2 है, इसमें भी a की पावर 2 है, इसमें b की पावर 1 है, इसमें भी b की पावर 1 है, तो ये सेम ही तो है, वेरिएबल और वेरिएबल के एक्सपोनेंट सेम है, तो ये भी लाइक टर्म हो गई। तो -3a²b कॉमा 2ba²। और कौन सी है, थर्ड और फिफ्थ। 3 और 6। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो -b² को अगर आप देखोगे तो इसमें b है और स्क्वायर है, और इसको देखोगे -2b² को, इसमें भी b और स्क्वायर है, तो -b² कॉमा -2b²। तो ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी लाइक टर्म्स।
डन यहां तक तो बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, ठीक है, तो पोल में करें फिर क्वेश्चंस। चलो, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, ये तो आंसर हो गया। ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें आपको लाइक टर्म्स बतानी है कौन सी होगी, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और ऑप्शंस भी ध्यान से पढ़िए। और एक बात ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना, हिंट दे रहा हूं, साइन के साथ लिखते हैं टर्म, बस इतना बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करने वाले। करो। ओके। एक बच्चे ने तो कर दिया गलती, जिसकी मुझे उम्मीद थी। हम्म। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स इसको। 13 में से 12 का सही है, एक का गलत है। हाँ जी, 20 में से 15, 21 में से 15, 23 में से 16 का सही है। ट्वेंटी सिक्स में से 18 का सही है, 8 स्टूडेंट्स का गलत है। इस टाइम क्लास में 28 स्टूडेंट्स है, उसमें से 26 ने ही आंसर किया है। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स करिए सॉल्व, जो लोग बच गए हैं। हाँ जी, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो 26 में से 18 बच्चों ने तो डी को आंसर दिया है, 3 बच्चों ने सी को आंसर किया है, 5 बच्चों ने बी को आंसर किया है। अब जिन्होंने बी को आंसर किया है, वेल डन। बताओ किस किस ने किया है बी को आंसर। हाँ जी, अपने अपने आंसर लिख दो चैट बॉक्स में, किसने किसको आंसर किया है, मैं देखना चाहता हूँ। भाई बी कैसे आ गया आंसर, आप एक बात बताओ, खुद सोचो। बी ऑप्शन में 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं क्या? खुद सोचो। इसमें y चलो तीनों में आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर y का एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पर y का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर तीनों के अलग अलग हैं एक्सपोनेंट, इसका 3 है, इन दोनों का 1 है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, पहली बात ये। इसमें भी ये तो खैर किसी ने आंसर दिया नहीं है, लेकिन इसमें y की जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, यहाँ पर 1 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, 5y और 7y दोनों माइनस के हैं,
और मैंने कहा था, जब मैंने एक पोल डाला था तब भी कहा था कि साइन के साथ लिखना। अगर आप 5y और 7y को देखो, दोनों में जो वेरिएबल है वो y है, और y में y की पावर क्या है, 1 है दोनों में। तो सिंपल बात है भाई, दोनों ये लाइक टर्म्स होंगी, तो हम साइन के साथ लिखेंगे। 5y भी कैसा है, माइनस का, 7y भी माइनस का, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, -5y, -7y। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। समझ आया, बताइए। समझ आ गया तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ ले, क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर मैं दे रहा हूँ, उसमें आपको ठीक करना है सभी। सर +3 है यहाँ पे, उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, उसका करोगे क्या, उसमें समान पद आपसे पूछेंगे, 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से ही तो आंसर दोगे। कुछ नहीं होगा इसका, जैसा है वैसा रहेगा। हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोचना है, हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में जो लिखा है, जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। कुछ नहीं होगा, उसको क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं। समान पद पहचाने, तो समान पद हमारे -5y और -7y। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, इसमें आपको असमान पद पहचानना है, या मैं कह दूं अनलाइक टर्म्स आपको पहचाननी है। कभी कभी ना, क्योंकि मेरे मुंह से हिंदी इसलिए निकल जाती है क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो वहां पर हिंदी में बोलना पड़ता है, इंग्लिश में बोलना पड़ता है, कभी कभी मिक्स हो जाता है। अनलाइक टर्म्स आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ध्यान से पढ़ना भाई, क्वेश्चन तो बार बार बोल रहा हूं, जल्दबाजी मत करना, ये ऑप्शन से हो जाएगा, वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है ये। अनलाइक टर्म्स बतानी है, कौन सी होगी। पोल मैंने भेज दिया, करिए सभी लोग ध्यान से। हाँ जी, ओके। हाँ जी, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। अनलाइक टर्म्स आपको यहाँ पर पहचाननी है, करिए सभी लोग ध्यान से। ओके, 17 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। अब बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें भी गलती कर रहे हो। 3 बच्चों ने जिन्होंने गलत किया है, ये तो ऑप्शन से हो जाएगा, मैंने बता भी दिया कि भाई ऑप्शन कर लो इसको, क्योंकि क्वेश्चन में देखोगे तो बहुत सारे दिखेंगे आपको लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स आपको पहचाननी है, तो अनलाइक इन चारों में आप आसानी से पहचान सकते हो ऑप्शन देख के। 18 स्टूडेंट्स में से 15 का आंसर सही है, 19 में से 15 का सही है, 20 में से 16 का सही है, 21 में से 17 का सही है, 10 क्लास में 28 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 23 ने आंसर दिया है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें 6 लोगों ने गलत आंसर दिए, और वो सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन में कहा गया है अनलाइक टर्म्स बताओ, अनलाइक। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, भाई दोबारा ज्वाइन करके देख लो। सर हमने कर लिया एक बार और। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं अभी दोबारा से स्क्रीन शेयर करके फिर दिखा दूंगा आपको। अभी क्वेश्चन कर लेना तो सभी लोगों को, फिर करते हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2,
1। मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा। हाँ मुझे पता है, काफी बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन ठीक से ही नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कहता हूँ जिस क्वेश्चन में मुझे पता होता है पहले की क्या गलती हो सकती है इसमें, इसलिए मैं शुरू में कह देता हूँ कि ध्यान से पढ़ ले। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन दोबारा से शेयर कर रहा हूँ, खुदली फिर बताना कि स्क्रीन दिख रही है या नहीं। ठीक है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अब दिखी? यस सर, आपकी तो दिख गई, वो दूसरी वाली नहीं दिखी, ऊपर वाली। अब दिख रही है दोनों? चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में भाई ये कहा गया है, ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इन चारों में ये बता दो। वैसे तो इस क्वेश्चन में बताना था कि असमान पद क्या है, लेकिन जब ऑप्शन दिए तो ऑप्शन से कर लेते हैं। अब आप ऑप्शन में साफ साफ देख पा रहे हो, यहाँ देखो ये भी z है, ये भी z है, तो दोनों की का एक्सपोनेंट 1 है, तो ये तो समान हो गया, या मैं कहता हूँ ये तो लाइक हो गया। ठीक है, ये भी z है, ये भी z है, दोनों की पावर 1 है, तो ये भी लाइक हो गया। ये भी z है, ये भी z है, दोनों की पावर 1 है, तो ये भी लाइक हो गया। हमें चाहिए कौन सा? अनलाइक। बचा कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को देखो, ये भी z है, ये भी z है, लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है। यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? अनलाइक टर्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को? तो y टाइप कर दो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बताइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। एक टर्म के हम फैक्टर कैसे करते हैं? ठीक है, गुणनखंड। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 7xy, इसके फैक्टर्स करके दिखाओ मुझे कैसे करोगे। 7 7 multiply x multiply y. y. वेरी गुड। ठीक है, तो भाई 7 के तो सिर्फ 7 ही रहेगा, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, 7 1 7, तो ये तो 7 ही रहा। ठीक है, और एक्स वाई के क्या होंगे? इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर हुआ सभी को? ये समझ में आया मैंने क्या किया है? Yes sir. 7 का तो 7 1 7, तो सिर्फ 7 ही बचेगा। एक्स वाई को मैंने एक्स इंटू वाई लिख दिया। इसके बताइए 20 mn के क्या होंगे? सर 20 into m into n. 20 इंटू एम इंटू एन। और कोई? 20 के करो, 20 के नहीं करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 20 के कितने होंगे? 20 के करो, देखो 2 10 4 रुक जाओ, अब मैं बता रहा हूँ। 2 5 10 और 5 1 5, तो 20 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5। 20 के क्या हुए? 2 इंटू 2 इंटू 5। और mn के क्या होंगे? इंटू m इंटू n। समझ आया? यस सर। तो जो नंबर है ना, जो नंबर है उसके हमें क्या करने होते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम नॉर्मली ऐसे ही लिख देते हैं। बताइए, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसके करके बताइए जल्दी से। 5xy के क्या होंगे? 5xy के क्या होंगे? 5 into x into y. Multiply y. वेरी गुड। 5 के क्या होंगे भाई? 5 के तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, 5 1 5, इसका तो 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको तो एज इट इज लिख दिया। एक्स वाई को मैंने एक्स इंटू वाई लिख दिया। दूसरा है 6 के क्या होंगे? 2 3 3. 6 के कर लेते हैं। 2 3 6 और 3 1 3, तो 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2, कुछ भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं नंबर्स के कैसे कर रहा हूं? प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो नंबर्स को लिख रहा हूं, और जो मेरे वेरिएबल हैं उनको एज इट इज कर रहा हूं, बीच में बस मल्टीप्लाई लगा दिया। ऐसे करने हैं हमें क्या? फैक्टर्स। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स। सर, वो हाँ जो बोलो। पिछला क्वेश्चन था ना, एक बार उसकी स्क्रीन दिखाना, स्क्रीनशॉट लेनी है। ले लो सर इससे पिछला। इसका। ले लिया? ले लिया क्या? बता दो एक बार। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहाँ पर कुछ आपको
एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके क्या करते हैं, फैक्टर करने हैं। तो कैसे करोगे, सबसे पहले मैं इन सभी टर्म्स को यहाँ लिख देता हूँ। 18zx पहली टर्म, दूसरी टर्म क्या है 5y², तीसरी टर्म बताओ क्या है इसमें, तीसरी टर्म क्या है माइनस XYZ, माइनस को मत भूलना, ठीक है। और लास्ट वाली क्या है 21। प्लस तो जल्दी से 21। हाँ जल्दी से मुझे इसके करके दिखाओ क्या होंगे फैक्टर्स 18zx के। सर 2 into 3 into 3 into z into x। ओके, बाकी लोग सही दिया है आपने आंसर। पहले मैं 18 के करूंगा, 18 के कैसे करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था फर्स्ट चैप्टर में। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। तो 18 के क्या हो गए 2 into 3 into 3 into zx के क्या होंगे z into x। समझ में आया सभी को मैंने क्या किया है? किसी को कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना। 18 के देखो ऐसे किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद होगा HCF LCM में किया था हमने फर्स्ट चैप्टर, फ्लैशबैक में जाओ, है ना। पहले 2 से करते थे, फिर 3 से करते थे। बताओ भाई यस और नो, कुछ तो बोलो, क्लियर हुआ ये? यस सभी सर। लोग बताओ। यस सर। ठीक है, इसका बताइए 5y²। 5 into y into y। y की पावर 2, y की पावर 2 को भी y आप multiply लिखोगे y into y। वेरी गुड। तो 5 तो ऐसे का ऐसे ही रहा इनटू में, y² को आप क्या लिखोगे y into y। ठीक है, इसको बताइए माइनस XYZ के क्या होंगे। मल्टीप्लाई x। वेरी गुड, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया, -x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसके बताइए 21 के क्या होंगे 3 3 into 7। ठीक है, 21 के जब आप यहाँ पर करोगे तो 3 7 21 और 7 1 7, तो 3 into 7। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की जो टर्म्स होती हैं उनके। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछना है क्या? आपकी आवाज कट रही है आशु, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा से बोलिए क्या बोल रहे हो। एक बार माइक ऑफ करके ऑन करके बोलिए फिर। चलो, नहीं आ रही आपकी आवाज मुझे। चलिए तो पोल में करें फिर क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, यस सर। इसके आपको फैक्टर्स करने हैं और पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, यस। मुझे 10 सेकंड दीजिए, तब तक आप इसको सॉल्व करें। सर पहले छोटी डिजिट से निकालते ना क्या फैक्टर से, पहले छोटी डिजिट से निकालते ना फैक्टर से। इसमें पहले आप 6 के कर लो, ठीक है, पहले तो 6 के करो, उसके बाद फिर m³ के कर दो, माइनस भी लगाना है और ये बात ध्यान रखना। चलिए वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक। करिए सभी लोग ध्यान से। नंदिनी आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स जो लोग बच गए हैं। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है,
21 का आंसर आ चुका है। पांच लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ट्वेंटी टू स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं, जल्दी से कर दे सॉल्व सभी लोग। हाँ जी, सर पता नहीं क्लास अपने आप स्किप हो रही है, पता नहीं क्यों। अपने आप स्किप हो रही है, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 23 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, उसमें से 22 ने बी को आंसर किया है और एक बच्चे ने सी को आंसर किया है। वेरी गुड। तो भाई सही आंसर दिया है ज्यादातर बच्चों ने। अगर मैं यहां पर देखो -6m³ है, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 6 को मैं क्या लिखूंगा 3 × 2, और m³ को मैं क्या सर लिखूंगा। हाँ जी, इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2 × 3? लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, है ना। अब इसमें ऑप्शन 3 × 2 दिया हुआ है तो मैंने 3 × 2 लिख दिया, 2 × 3 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, m³ का आप क्या लिख सकते हो, m × m × m। तो हमारा आंसर क्या हुआ, -3 × 2 × m × m × m, यानी ऑप्शन बी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? कोई डाउट हो तो पूछे, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको करिए सॉल्व। इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। हाँ जी, 4 ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। सर ये जो ए बी सी तीनों का स्क्वायर है ये? नहीं, सिर्फ सी का। अगर ब्रैकेट लगा होता, अगर ये ऐसे लिखा होता, देखो अगर ये ऐसे लिखा होता, अगर ये होल स्क्वायर होता तब होता ना सर, ये इनका हाँ, तीनों का स्क्वायर। अगर ये ब्रैकेट के बाहर ऐसे ये ब्रैकेट में लगे होता और बाहर स्क्वायर लिखा होता, इन तीनों का होता, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट तो लगा नहीं है, सिर्फ सी पर स्क्वायर है। ठीक है, करिए। हाँ जी, पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ओके, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, 20 में से 21 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। इस टाइम क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। ओके, ट्वेंटी टू में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, अभी भी 4 लोग बचे हो। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व कर दीजिए भाई।
लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो 22 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, उसमें से 20 ने सी को आंसर दिया है और 2 बच्चों ने बी को आंसर दिया। तो अगर आप यहां पर देखें तो सिंपल वही वाली बात, जो जैसा लिखा है उसको ऐसे ही हमें लिखना है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, उसके तो होंगे नहीं ज्यादा फैक्टर्स। ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 5 इंटू ए इंटू बी इंटू सी का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी इंटू सी। ये मेरे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी। कोई बात नहीं, अब हो गया तो ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? तो ये था हमारे फैक्टर्स जो हम करते हैं उनके बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 3x + 2y। अगर मैं आपसे कहूं न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ x क्या होगा, और अगर मैं कहूं न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? पहले x का बताइए, x का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होगा? 3। 3, वेरी गुड। तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट का मतलब होता है ऐसा नंबर जो, जैसे मैंने x का पूछा है, तो x के न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जो x के साथ लिखा हो, x के साथ लिखा हो और साइन के साथ। तो x के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3। अब ये प्लस का है तो हम यहाँ पर नॉर्मली 3 लिखते हैं। ये बात सभी को क्लियर हुई मैंने क्या बोला? कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं और करेंगे, अभी देखना, अभी मैं एक पोल में क्वेश्चन दूंगा उसमें करेंगे भी। मैं पूछूंगा x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, वो लिख देंगे 3x। देखना करेंगे, पक्की गारंटी। अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगा, करेंगे इसको। ये गलत है। x का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा है तो x को तो छोड़ दो, x का पूछा है ना, यानी x के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, कौन सा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है, संख्यात्मक, संख्या। ठीक है, तो ये चीज सभी को क्लियर हुई। अब जल्दी से बताओ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? 2। वेरी गुड। y के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 2। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? ओके, तो a numerical coefficient is a numerical value multiplied by a variable। तो एक संख्यात्मक गुणांक एक ऐसी संख्यात्मक मान होता है जिसकी हम चर के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है, एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक ऐसा नंबर होता है जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ। ठीक है, चलो x³ का बताओ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यहां पर क्या है? 9। ओके, 9 वेरी गुड। कैफी, ओके, महावीर प्रजापत नाम से हैं, सलोनी, तो 9 कैसे होगा? नेहा। अच्छा सर, चल गया पता। x³ के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, x³ के साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है ना, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा, 9। ठीक है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ y³ क्या होगा? -2 2 -2 वेरी गुड। मैंने बोला था साइन को कभी मत छोड़ना, साइन देख लेना। ठीक है, तो y³ के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का 2 है ना, तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या हुआ, -2। y का क्या होगा, -y -1। अभी तो मैंने बोला भाई, जब y का पूछ रहा हूं तो y तो हट गया। मैंने कहा था कि कुछ बच्चे गलती करेंगे, अभी कहा था 2 सेकंड पहले ही, नहीं 2 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट पहले कहा था, कहाँ गया वो, यहाँ बताया था
कि मैं पूछूंगा कुछ बच्चे y को भी लिख देंगे, अब देखो वही काम हो गया। तो मैंने क्या बोला भाई, y का बताना ना, y को भूल जाओ, y के साथ क्या लिखा हुआ है वो देखो। अब सर यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ अब नहीं है। आपको पता है भाई, जहां पर कुछ नहीं लिखा होता वहां पर 1 होता है। ये बात आप सभी को पता है या नहीं पता है, जल्दी बताओ। जहां पर कुछ नहीं, कोई नंबर ना लिखा हो किसी वेरिएबल के साथ, वहां पर 1 लिखा होता है, वहां पर 1 माना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बताओ y के जहां पर कुछ नहीं लिखा है वहां पर 1 है। हाँ, तो y के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है, -1। समझ में आया सभी को? ये पोल में है ऐसा एक क्वेश्चन, तो इसलिए पूछ लेना कोई डाउट हो। जहां पर कोई नंबर ना लिखा हो किसी वेरिएबल के साथ, वहां पर 1 माना जाता है। माना क्या जाता है, वो होता ही वहां पर 1 है। माना वाना कुछ नहीं जाता, वो होता ही है। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ x बताओ। पावर 3। न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ x पावर 3। सोचो क्या होगा। 1। 1। सर अबे यहाँ तो कुछ कमी नहीं है। हाँ, कुछ है ही नहीं, कुछ रखिए कोई डिजिट। कुछ नहीं है तो मतलब क्या? 1। अरे 0। 0। 1 तो यार मैंने जब बोला था, जब ऐसे लिखा हो, 0 0। जब कोई वेरिएबल अकेला लिखा हो, जब कोई वेरिएबल अकेला लिखा हो, उसके साथ कुछ ना हो तो 1 मानते हैं। अब यहाँ पर जब x ही नहीं है, यहाँ पर कहीं x है, x³ है, लेकिन x तो कहीं नहीं है, और जब वो है ही नहीं तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, 0 बोले। समझ सर में मैं आया? सारे आंसर देख रही थी, कुछ तो आंसर होता। हाँ, इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, समझ आया सभी को? तो देखो आपने यहाँ से 3 चीजें सीखी है। पहली चीज आपने ये सीखी है कि न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होता है, जिसका पूछा गया है उसके साथ कौन सा नंबर लिखा हुआ है वो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है। दूसरी चीज आपने ये सीखी है कि साइन के साथ हम लिखते हैं। तीसरी चीज आपने ये सीखी है कि अगर कोई वेरिएबल अकेला है, जैसे ये y अकेला है, इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, तो वहां पर 1 लिखा होता है। ठीक है, और चौथी चीज आपने ये सीखी है कि भाई जब वेरिएबल है ही नहीं, इसमें x कहाँ है, इसमें कहीं नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये रहा x, मैं बोलूंगा ये x है ही नहीं, ये तो x³ है। x और x³ तो अलग अलग चीजें होती है। x³ का मतलब है कि x को 3 बार x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x तो एक अकेली चीज है, वो तो है नहीं ना इसमें कहीं। तो जब वो है ही नहीं तो मतलब कॉफिशिएंट भी उसका नहीं होगा, यानी 0। समझ में आया सभी को? बताइए। ये 3-4 चीजें एक ही क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश की गई है। आपको अगर कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। जल्दी से बता दो, b² का बता दो जल्दी से। 3। -3। अभी भी 3 -3। बोला है, अभी भी माइनस भूल जा रहे हैं कुछ बच्चे। -3, वेरी गुड। 3। ठीक है, तो b² के साथ क्या लिखा हुआ है, -3। ओके, चलो m² का बताओ। 3। m² के साथ क्या लिखा हुआ है, 3। p के साथ क्या लिखा हुआ है, 7। 7। वेरी गुड। और h की पावर 4 का क्या होगा न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, 1 -1। -1। यहाँ पर h की पावर 4 अकेला है, तो जो अकेला है उसके साथ 1 आता है, और ये माइनस का है तो माइनस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे आपको बचना है गलती करने से। पोल में क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, y का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट आपको बताना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रखा हूं। चलिए, चार ऑप्शन हैं इसमें, A B C एंड D। चलिए ठीक है, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर बताएं न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ y क्या होगा। ओके, 14 में से 13 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, और जिन्होंने गलत किया है ना, उन्होंने वही गलती की है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, याद करो। जो मैंने कहा था कि पक्का गलती करेगा कोई ना कोई, कर दी। 19 में से 18 का सही है, एक का गलत है। 20 में से 19 का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। हाँ जी, 6 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करिए।
21 में से 20 का सही है, एक स्टूडेंट का गलत है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जल्दी से आंसर दे दो। वेरी गुड। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो 24 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 23 ने बी को आंसर किया है, एक बच्चे ने डी को आंसर किया है। तो अभी भी डी वाले आंसर हैं। तो देखो मैंने बताया था जिन्होंने डी को आंसर दिया वो प्लीज ध्यान दें। मैंने कहा आपको बताना है y का कॉफिशिएंट, y का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। तो y तो हट चुका, y के साथ क्या लिखा हुआ है वो देखो, क्या लिखा हुआ है -5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी -5। डन, यहां तक क्लियर सभी को? एक और क्वेश्चन है, पोल में करें। यस सर। चलिए ये रहा, इसमें आपको z का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट बताना है और पोल में आपको भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। चलिए करिए सर। हाँ जी, 13 में से 15 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 18 में से 16 का सही है, 19 में से 17 का सही है, 20 में से 17 का सही है, 23 में से 19 का सही है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 24 में से 20 का सही है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो भाई इसमें मतलब 4 बच्चों ने गलत कर दिया, ये ए इसका सही आंसर होगा। 4 लोगों ने गलत कर दिया, किसी ने 0 आंसर दिया है। 0 कैसे हो गया भाई? जेड का चाहिए ना, जेड का है ये रहा। जेड के साथ क्या है? कुछ नहीं है, मतलब वहां 1 है, और 1 कैसा है? माइनस का, तो -1 हो गया। जेड का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट क्या होगा? -1। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, ठीक है, और बाकी लोग जा सकते हैं।